इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के 2021 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ईयर ऑफ कवरेज होगा मार्च एंड फरवरी के क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज एंट्रोपी डिक्रीज। एंट्रोपी के डिक्रीज होने से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले थोड़ा सा एंट्रोपी की थ्योरी को एक बार हम लोग कवर कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एंट्रोपी ऑल अबाउट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम है। एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम की मेजरमेंट है। इसके दो डेफिनेशंस होंगे, एक होगा फिजिकल और एक होगा मैथमेटिकल। तो फिजिकल मीनिंग क्या है? फिजिकल मीनिंग एंट्रोपी का तो देखते हैं। फिजिकल मीनिंग में सबसे पहला चीज़ है कि अगर हमारे पास गैस है, सेम क्वांटिटी में सॉलिड है, सेम क्वांटिटी लिक्विड के, मान लो 10 ग्राम आइस है, 10 ग्राम वाटर है एंड 10 ग्राम स्टीम है, सेम क्वांटिटी में हमारे पास है। तो जो गैस है, स्टीम है, यहाँ पे स्टीम, यहाँ पे ये लिक्विड है और यहाँ पे ये सॉलिड है। तो एंट्रोपी इसमें रैंडमनेस ज़्यादा होने के कारण जो एंट्रोपी होगी गैस की वो ज़्यादा होगी ऑलवेज एंट्रोपी लिक्विड से, और ये ज़्यादा होगी एंट्रोपी सॉलिड से। तो रूल नंबर 1। सेकेंड पॉइंट जो समझना है कि अगर सेम क्वांटिटी में बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे कि हीलियम है, कुछ मोल्स हैं इसके n मोल, ऐसे ही दूसरी गैस है O2, इसके भी n मोल आ जाएं। तीसरा हमारे पास ट्राइटॉमिक, डायटॉमिक भी हो चुका, ट्राइटॉमिक से CO2 है, इसके भी n मोल आ जाएं। ऐसे ही टेट्राएटॉमिक गैस हो जाए से CH4 जो और भी ज़्यादा है, n मोल। तो हायर एटॉमिसिटी हायर विल बी द एंट्रोपी। इसकी एटॉमिसिटी 5 है, इसमें टोटल 5 एटम्स हैं। इसकी एटॉमिसिटी 3 है, इसमें टोटल 3 एटम है। इसकी 2, इसकी 1। तो जितनी ज़्यादा एटॉमिसिटी उतनी ज़्यादा एंट्रोपी, इसीलिए इसकी एंट्रोपी, इसकी एंट्रोपी, इसकी एंट्रोपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। थर्ड है रिएक्शन से रिलेटेड। अगर कोई रिएक्शन में मोल्स में गैस के कोफिशिएंट का सम, रिएक्टेंट में कोफिशिएंट, गैस के कोफिशिएंट का सम प्रोडक्ट से ज़्यादा है तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। जैसे कि अमोनिया का फॉर्मेशन N2 + 3H2, जो कि यहाँ पे एग्जांपल में भी दिया हुआ शायद, ये रहा गैस। ये अगर 2NH3 बना रहा है गैस, तो हमें पता चल रहा है इधर जो टोटल मोल्स ऑफ द गैस है ये 3 और इसका कोफिशिएंट 1 मिला के 4, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 2 है। यानी इधर जाने से गैस कम हो रहा है तो इसीलिए एंट्रोपी भी कम होगी, तो इसकी एंट्रोपी डिक्रीज होगी अगर ये फॉरवर्ड जाएगा तो। मान लो केस ऐसा आ जाए से PCl5 है हमारे पास गैस के फॉर्म में, और ये डिसोसिएट हो जाए PCl3 गैस + Cl2 गैस। तो यहाँ पे इस साइड 1 है कोएफिशिएंट और इस साइड 1 इसका और 1 इसका मिला के 2 है। तो इस केस पे एंट्रोपी इंक्रीज होगी। और मान लो अगर कुछ ऐसा आ जाए HCl है 2HCl, ये गैस गिविंग H2 + Cl2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यानी इस साइड भी ये 2 और इस साइड भी 2। तो यहाँ पे जो एंट्रोपी का चेंज होगा वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होगा। एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि एटॉमिसिटी से भी कुछ फ़र्क आएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होगा। तो इतनी कहानी है हमारे पास एंट्रोपी की। और इसके बाद अब मैथमेटिकल मीनिंग। मैथमेटिकल मीनिंग एक ही है एंट्रोपी का, जो ds होता है वो dq रिवर्सिबल बाई t। किसी क्वेश्चन में आएगा तो इसका हम एप्लीकेशन करेंगे। तो इतनी ही बेसिक थ्योरी है एंट्रोपी की, इसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को हमें देखना है। तो लेट्स स्टार्ट। कह रहा है ड्यूरिंग द फॉलोइंग प्रोसेस डज एंट्रोपी डिक्रीज। किस प्रोसेस में एंट्रोपी कम हो रही है ये हमसे पूछा गया है। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई अगर वाटर आइस में फ्रीज होगा यानी लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो ऑब्वियसली एंट्रोपी डिक्रीज होगी। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस एट -10, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वाटर आइस में जाएगा तो एंट्रोपी डिक्रीज होगा, कभी भी किसी टेम्परेचर पे भी फ्रीज हो। लिक्विड का सॉलिड में जाना, एंट्रोपी का घटना। N2 + 3H2, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में वही अमोनिया वाला केस आ गया। 3 + 1 4 मोल्स है, यहाँ पे 2 मोल्स है। तो प्रोडक्ट में जाने पे गैस मोल्स कम हो रहे हैं, इसीलिए रैंडमनेस कम होगी और एंट्रोपी डिक्रीज होगी। फिर है एड्जॉर्प्शन ऑफ CO ऑन लेड सरफेस। देखो एड्जॉर्प्शन, पहले CO जो था वो गैस के फॉर्म में था, गैस के पार्टिकल,
और जैसे ही वो CO के सरफेस पे, लेड के सरफेस पे एड्जॉर्ब हुआ तो वो सारे के सारे ट्रैप हो गए यहाँ पे, यानी इनकी रैंडमनेस ख़त्म हो गया, वो गैस में नहीं रहे, वो एड्जॉर्ब होकर सॉलिड का पार्ट हो गए। यानी यहाँ पे भी ये गैस से सॉलिड फॉर्म में जा रहा है, तो यानी इंट्रॉपी डिक्रीज़ होगी क्योंकि गैस की रैंडमनेस कम हो रही है, तो इस केस में भी इंट्रॉपी डिक्रीज़ होगी। नाउ डिजोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, ये NaCl का डिजोल्यूशन, तो पहले NaCl नमक ये सॉलिड रहा होगा, जैसे ही पानी में जाएगा, पानी में जाने के बाद ये NaCl एक्वस हो जाएगा, यानी एक्वस का पार्ट लिक्विड का पार्ट हो जाएगा, तो सॉलिड से लिक्विड में जाने पे इसकी रैंडमनेस बढ़ेगी। ठीक है, दैट्स वाई इसकी भी रैंडमनेस ये इंक्रीज़ होगी, तो ये रैंडमनेस इंक्रीज़ हो गई। तो डिक्रीज़ होने वाले ऑप्शन आ जाएंगे ABCD, ये 4 ऑप्शन आएंगे डिक्रीज़ होने वाले। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming ideal behavior, the magnitude of log k for the following reaction is x into 10 to the power minus 1. The value of x इंटीजर आंसर्स देना है, ये इक्विलिब्रियम है। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा है कि जो डेल्टा जी है उसी को हमें रिलेट करना है। डेल्टा जी नॉट जो होता है वो होता है -2.303 RT log k इक्विलिब्रियम। ln में लिखोगे तो 2.303 गायब हो जाएगा, या मतलब दूसरे लैंग्वेज में ऐसे कह रहा हूँ कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT ln k। तो इसी को हमें यूज़ करके log k की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो पहले इस रिएक्शन का हम डेल्टा जी फाइंड करते हैं। तो जो डेल्टा जी नॉट, तो वो हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इज़ नथिंग बट जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट, यही होना है। अब प्रोडक्ट की वैल्यू देखते हैं, प्रोडक्ट है बेंजीन, उसका जी नॉट इतना दिया हुआ है, तो इसको हम पुट कर रहे हैं, इट इज़ -1.24 इंटू 10⁵, उसमें से माइनस करना है रिएक्टेंट को, और रिएक्टेंट का जो है हमारे पास ये रहा वैल्यू, ये भी माइनस में है, तो इस पहले से एक माइनस और उसमें माइनस लगेगा तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो +2.04 इंटू 10⁵, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ 0.8 इंटू 10⁵ आ रहा है, तो हमारे पास ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई। अब हम इसे यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो डेल्टा जी नॉट की जगह मैंने पुट किया 0.8 इंटू 10⁵। ठीक है, सारी वैल्यूज़ किलो जूल में है, शायद जूल्स में है, सॉरी जूल्स में है, ये भी जे लिखा हुआ है, ये दिस इज़ जे, ये भी जूल्स में है, तो इतना जूल्स, तो आर की वैल्यू हमें जूल्स में पुट करनी होगी, ये फिक्स हो चुका है, और आर की ये रही वैल्यू जूल्स में, तो दिस इज़ -2.303, आर की वैल्यू है 8.314 इंटू टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मीन्स इसका कॉरस्पॉन्डिंग इट इज़ 298 केल्विन इंटू लॉग ऑफ के। इसी को हमें सिंप्लीफाई करके इस आंसर को, इस वैल्यू को हमें नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में लिखना है। एक मेरे से मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट मैं मिस कर गया, ये 3 है रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, ये मिस हो गया है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 3 फॉर द रिएक्टेंट पार्ट। जो प्रोडक्ट है उसमें तो कोफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, और ये वैल्यूज़ होती हैं पर मोल के लिए, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं एक बार इस चीज़ को करेक्ट करके फिर से वैल्यू लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ रही है 4.88, तो इसको मैंने करेक्ट कर दिया 4.88 इंटू 10⁵, यानी यहाँ पे मुझे लिखना होगा 4.88 इंटू 10⁵, ये वैल्यू हो गई। और इसको सिंप्लीफाई करने पे जो लॉग की वैल्यू आ रही है, लॉग के, ये आ रहा है -8.55 इंटू 10⁻⁻1। तो जिसको नियरेस्ट इंटीजर आंसर लिखना है, तो इसीलिए इसको हम लिखेंगे -9 इंटू 10⁻⁻1। तो इसीलिए यहाँ पे 9 को हमें पुट करना होगा इग्नोरिंग नेगेटिव, ऑल्दो यहाँ पे -x समथिंग करके देना चाहिए था, लेकिन मैग्नीट्यूड हम लिख देंगे 9, दैट विल बी द आंसर इन दिस केस। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा था रिएक्शन ऑफ साइनामाइड, ये कंपाउंड दिया हुआ है, विथ ऑक्सीजन वॉज रन इन बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड डेल्टा यू वॉज फाउंड टू बी दिस मच। डेल्टा यू हमें दे रखा है इसका, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच पूछा है फॉर दिस रिएक्शन राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर।
तो देखो इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, ये फॉर्मूला लगाना है डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डेल्टा एच जो होगा इट इज़ डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही रिलेशन हमें यूज़ करना है। ओके, तो हम पुट करते हैं इसमें, डेल्टा एच हमसे पूछा गया है, डेल्टा यू, पहले सारे वैल्यूज़ को हम देख लेते हैं इसमें। तो डेल्टा एन जी हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में डेल्टा एन जी का मतलब होता है प्रोडक्ट में गैस के कोफिशिएंट का सम में से रिएक्टेंट में गैस के कोफिशिएंट के सम को माइनस करते हैं। तो ये लिक्विड है, इसको लेना नहीं है, ये सॉलिड है, इसको नहीं लेना है। अब आते हैं प्रोडक्ट में इसका कोफिशिएंट 1, इसका 1, तो प्रोडक्ट का हो गया 2, में से रिएक्टेंट को माइनस करना है। तो रिएक्टेंट में है 1.5, 3/2 का मतलब 1.5, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 0.5। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू पता चल गई, आर हमें पता ही है, तो पुट करते हैं डेल्टा एच को। डेल्टा एच डेल्टा यू की वैल्यू दिस मच -742.24 किलो है, तो इसीलिए 10⁻³ कर दिया किलो जूल, प्लस डेल्टा एन जी विच इज़ 0.5, आर की वैल्यू दी हुई है 8.314 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर इसने दिया नहीं है, ये दे रही है 298, इसके सफिक्स में लगाया है छोटा सा, तो 298। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो डेल्टा एच की वैल्यू आ रही है ये रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था शायद, यहाँ से हम लोग रुक गए थे। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे ये वैल्यू आएगी -7.41 इंटू 10⁻3। उसके बाद ये सेकेंड क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 5 मोल आइडियल गैस 293 केल्विन इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम अ इनिशियल प्रेशर ऑफ 2.1 मेगा पास्कल टू 1.3 मेगा पास्कल अगेंस्ट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 1.3 मेगा पास्कल, ये मैंने करेक्ट किया है। तो हीट ट्रांसफ़र फॉर द प्रोसेस इज, तो मैं ये बता रहा था कि जो डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है आइडियल गैस के लिए वो होता है एन सी वी डेल्टा टी, एंड डेल्टा एच के लिए होता है एन सी पी डेल्टा टी। अब सिंस अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी ज़ीरो होगा, और डेल्टा टी के ज़ीरो होते ही ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू एंड डेल्टा एच दोनों ज़ीरो होगा अगर गैस आइडियल है तो इसीलिए फर्स्ट लॉ अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ को यूज़ करके इसे हम सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा यू जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में होता है वो Q प्लस W होता है। तो डेल्टा यू ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब जो Q हो गया इट इज़ इक्वल टू -W। तो सारा चीज़ है कि हम वर्क डन निकाल लें। अब यहाँ पे देखो जो भी एक्सपेंशन हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर 1.3 मेगा पास्कल के अगेंस्ट में हो रहा है। तो इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर DW जो होता है वो होता है -PdV। प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेट करके जब W हम निकालेंगे तो प्रेशर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dV रह जाएगा, तो जो कि हो जाएगा -P इंटू डेल्टा वी। तो यही होना है, और ये जो P है ये कांस्टेंट है एक्सटर्नल के बराबर। तो हम वर्क डन को फाइंड करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज़। तो जो वर्क हो जाएगा इट इज़ माइनस प्रेशर P एक्सटर्नल, वो हमें दिया हुआ है मेगा पास्कल, यानी 1.3 इंटू 10⁻6 पास्कल, ये ऐसा यूनिट्स में हुआ। ठीक है, इतना पास्कल इनटू फाइनल वॉल्यूम V2 माइनस इनिशियल वॉल्यूम V1, ये हमें माइनस करके फाइंड करना है। तो अभी मैं इसको V2 माइनस V1 लिख देता हूँ। अब हमें V2 और V1 भी फाइंड करना होगा। ये हाउ टू फाइंड V2 एंड V1, और हमें इनिशियल और फाइनल प्रेशर दिया हुआ है, गैस के मोल्स दिए हुए हैं, टेम्परेचर दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। PV इक्वल टू NRT अप्लाई करना है इसमें हमें। तो PV इज इक्वल टू NRT से हमें वॉल्यूम निकालना है। तो पहले मैं V1 फाइंड कर रहा हूँ। तो V1 जो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 5, R की वैल्यू 8.31, और टेम्परेचर हमें पता है, टेम्परेचर इज़ 293 बाई प्रेशर की वैल्यू है 1.3 मेगा पास्कल, तो उसे पास्कल में पुट करना है। नहीं, ओरिजिनल इनिशियल प्रेशर है 2.1, तो इसे हम लिखेंगे 2.1 इंटू 10⁻6, मेगा का मतलब 6 पास्कल, ये वैल्यू आएगी। अभी इसे सॉल्व नहीं करते हैं, अभी इसे एज इट इज़ रहने देते हैं। और ऐसे ही V2 जो आएगा नहीं सॉल्व करना होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में अपीयर हो रहा है, कॉमन आ जाएगा। तो जो सेकेंड पार्ट आएगा हमारे पास V2, वो सेम तरीके से मोल्स तो 5, R की वैल्यू कांस्टेंट 8.31, और टेम्परेचर भी दो कांस्टेंट होने के कारण वही लेना है। और जो फाइनल प्रेशर होगा इट इज़ 1.3 इंटू 10⁻6, इतनी वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो अब यहाँ से अगर हम V2 माइनस V1 करें तो V2 माइनस V1 की जो वैल्यू आएगी
ये कॉमन होके R इंटू 8.31 इंटू 293 और ब्रैकेट में 1/2.1 इंटू 10⁻6 माइनस 1/1.3 इंटू 10⁻6 ये आ जाएगा। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और ये वैल्यू आ रही है -3569.23 इंटू 10⁻6। ये हमारे पास आ गया। ये -6 ऊपर जाके कॉमन हुआ, दिस वैल्यू। अब इसी को हमें यहाँ पे पुट करना है। तो जब वर्क में हम इसे पुट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा, वर्क डन -PdV से ये प्लस हो जाएगा। तो इसको हम प्लस लिख देते हैं और ये आ जाएगा 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाई ये पूरी वैल्यू 3569.23 इंटू 10⁻6। ये कैंसिल और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस ये पूरा सॉल्व होके आ रहा है -4640 सॉरी +4640 एग्जैक्ट आ गया ये इतना। ठीक है, तो दिस मच जूल्स वर्क हो गया। तो इसीलिए Q और वर्क इक्वल है यहाँ पे, ये हमें दिख रहा है। यानी हीट ट्रांसफ़र फॉर द प्रोसेस ये भी इतना जूल हो जाएगा। किलो जूल में आंसर लिखना है एंड राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर करना है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे किलो जूल में तो ये हो जाएगा 4.6 किलो जूल, जो कि नियरेस्ट इंटीजर में 5 किलो जूल आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये था 4th क्वेश्चन। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। फॉर अ केमिकल रिएक्शन A + B इक्विलिब्रियम C + D, इसका डेल्टा HR दे रखा है 80। द एंट्रोपी चेंज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एज डेल्टा S0 2T, ये हमें दे रखा है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच इट विल बिकम स्पॉन्टेनियस इज। देखो स्पॉन्टेनियस के लिए एक ही कंडीशन होती है कि जो डेल्टा G हो जाए वो लेस देन 0 हो जाए, यही हमारे पास स्पॉन्टेनियस की कंडीशन है। तो यहाँ डेल्टा G का मतलब डेल्टा G0 होगा, क्योंकि डेल्टा G0 का ही डेटा दिया हुआ है। तो हम डेल्टा G0 पहले फाइंड करते हैं। तो डेल्टा G0 का फॉर्मूला डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0, यही फॉर्मूला है। डेल्टा H0 हमें दे रखा है, इट इज़ 80 और ये जूल्स में है और ये किलो जूल्स में है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, 80 ना पुट करके इसको 80,000 हम पुट करते हैं जूल्स में कन्वर्ट करके, माइनस डेल्टा S को पुट करते हैं 2T, तो ये हो जाएगा 2T²। ये भी जूल्स पर केल्विन में ही आ गया, ठीक है, ऐसा यूनिट्स में आ गया ये वैल्यू। और इस वैल्यू को होना है लेस देन 0, ठीक है। तो इसको लेस देन 0 में जब सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब 80,000 इज़ लेस देन 2T², 2T इधर जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व होके जो T आएगा, T इज़ ग्रेटर देन, ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 40,000 का अंडर रूट, ये इससे ग्रेटर होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू सिंप्लीफाई हम करेंगे तो ये एग्जैक्ट आ रहा है टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 200 केल्विन, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। तो इसीलिए यहाँ पे 200 केल्विन से ज़्यादा पे ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसके एक दो क्वेश्चन इक्विलिब्रियम वाले जो शीट थे उसमें आ गया था। मैंने इक्विलिब्रियम का वीडियो बनाते समय बोला भी था कि इसे थर्मोडायनेमिक्स में कवर करेंगे, तो इसी को हम कवर करने जा रहे हैं। ये मार्च शिफ्ट का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम वाले शीट में आ गया था, तो इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में। कह रहा था स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 एंड CaO आर दिस मच एंड दिस मच। ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें दे रखा है, ओके, दोनों वैल्यूज़। तो कह रहा है फॉर द रिएक्शन CaO plus 2Al gives 3Ca plus Al2O3, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी डेल्टा HR क्या होगा। तो पहले तो हम लिख लेते हैं जो डेल्टा HR होता है किसी भी रिएक्शन का, इसका एक ही फॉर्मूला है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट को हम देखते हैं, प्रोडक्ट में हमारे पास 2 स्पीशीज़ हैं, तो इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा HF Al2O3 का लेना है हमें, Al2O3 का, एंड हमें डेल्टा HF लेना है कैल्शियम का, 3 इंटू डेल्टा HF ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम तो एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में जो जो होते हैं उसका 0 होगा, इसका 0 होगा, इसका भी 0 होगा, तो ये पार्ट तो खैर 0 हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट में लिखेंगे तो थ्राइस ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, राइट, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। एंड एलुमिनियम का लिखना है तो उसको मैं तो डायरेक्ट 0 पुट कर दे रहा हूँ। तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास।
तो अब ये वैल्यू दिया हुआ है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो इसको मैं पुट कर रहा हूँ -1675 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 × -635 और ये सिंप्लीफाई होके जो वैल्यू आएगी, ये सिंप्लीफाई होके आ रहा है 230। तो 230 हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में किलो जूल। 230 किलो जूल विल बी द आंसर। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो इक्विलिब्रियम वाले शीट में था। तो आते हैं, इसको करते हैं। ये बॉन्ड एनर्जी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। फॉर द रिएक्शन C2H6 C2H4 + H2 द रिएक्शन इंथैल्पी डेल्टा HR किलो जूल्स में फाइंड करना है इस रिएक्शन की इंथैल्पी। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें है क्या। ये बॉन्ड एनर्जी डेटा दिया हुआ है, तो इसीलिए बॉन्ड एनर्जी कॉन्सेप्ट इसमें हमें अप्लाई करना होगा। तो बॉन्ड एनर्जी कॉन्सेप्ट जब भी लगाते हैं तो उससे जो डेल्टा HR आता है, ये आता है बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट, यही वैल्यू आएगी। अब रिएक्टेंट में देखो, ये C2H6 है, इसमें कितने बॉन्ड हैं, तो इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। ईथेन है, तो इसमें 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है और 1 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है। ये 1 1 1 3 हो गया, इधर कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन 3 इधर, और 1 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है। तो इसका मतलब अगर रिएक्टेंट वाले साइड को लिखें तो ये हो जाएगा 6 × बॉन्ड एनर्जी कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, एप्सिलॉन से हम बॉन्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस 1 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, माइनस प्रोडक्ट को लिखते हैं। प्रोडक्ट में क्या है, तो ये है C2H4। तो C2H4 मीन्स H डबल बॉन्ड CH एंड H, ईथीन हुआ, और यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ पे भी कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन 4 हैं, 4, 2 हियर एंड 2 हियर। तो ये हो जाएगा 2 × बॉन्ड एनर्जी कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, 4 × बॉन्ड एनर्जी कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और 1 है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये इसी में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें डेल्टा HR जो पूछा गया है वो मिल जाएगा। तो यहाँ से वैल्यूज़ पिक करते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये रहा वैल्यू कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का, डबल बॉन्ड का कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इज़ 414, तो दिस इज़ 6 × 414 प्लस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इज़ 347 माइनस 4 × कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 414 प्लस हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन 436, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। एंड दिस इज़ इक्वल टू 739, ये हमारे पास आ रहा है वैल्यू फाइनली। तो 739 आ गया हमारे पास, यही आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस का। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज SF बॉन्ड एनर्जी इन किलो जूल पर मोल ऑफ SF6 इज़, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर करना है, एंड द वैल्यूज़ गिवन आर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6 इज़ गिवन, सल्फर गैस एंड F गैस के फॉर्मेशन की वैल्यू दी हुई है, यानी सब्लिमेशन एनर्जी सल्फ़र की एंड बॉन्ड एनर्जी F2 की। मैं बता देता हूँ सारे वैल्यूज़ को। ये जो वैल्यू है वो इसकी होगी, सल्फ़र गैस प्लस F2 थ्राइस गिविंग, ये गैस में होगा, सॉरी ये सल्फ़र मैंने गैस लिख दिया, सल्फ़र दिस इज़ सॉलिड, क्योंकि सल्फ़र का नेचुरल फॉर्म जो होता है वो सॉलिड होता है, तो दिस इज़ सॉलिड। 3F2 विल गिव SF6 गैस। तो इसमें हमसे एवरेज बॉन्ड एनर्जी पूछा है इसका, तो बॉन्ड एनर्जी कॉन्सेप्ट से ही इसे अप्लाई करना है। अब ये वैल्यू क्या है, इसका मतलब होता है कि F गैस हमें प्रोड्यूस करना है 1 मोल, तो F गैस के 1 मोल इसके नेचुरल फॉर्म F2 से फॉर्म करना है, इसका 1 मोल, तो बैलेंस करेंगे तो ये हाफ आएगा। इसका मतलब इसमें हमने हाफ मोल को ब्रेक किया है, हाफ मोल F2 को ब्रेक किया। अब एक F2 में एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो हाफ मोल में हाफ मोल बॉन्ड होगा। तो इसीलिए अगर बॉन्ड एनर्जी हमसे पूछा जाए F सिंगल बॉन्ड F का, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू होगी उसको डबल करेंगे, क्योंकि ये हाफ मोल बॉन्ड टूटने की एनर्जी है, तो 1 मोल बॉन्ड टूटने की एनर्जी इसकी जस्ट डबल हो जाएगी। तो F वाला जो वैल्यू है वो सेकेंड पे है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे है, ये वैल्यू है। तो
तो इसीलिए इसको डबल करते हुए लिखेंगे 160 किलो जूल पर मोल। तो अब शुरू करते हैं। इसके लिए बॉन्ड एनर्जी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। अगर कोई गैस में होता है, सॉरी कोई लिक्विड में हो या सॉलिड में हो, तो उसके लिए उसकी सब्लिमेशन एनर्जी या लैटेंट हीट हमें ऐड करना पड़ता है। तो इसीलिए इसका जो डेल्टा HR होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो कि हमें दिया हुआ है, इट इज़ दिस मच, जो हम अभी पुट कर देंगे। इस रिएक्शन का फॉर्मेशन का रिएक्शन है, इसकी वैल्यू दी हुई है -1100। तो इसका जो डेल्टा HR होगा, इट इज़, पहले हम रिएक्टेंट की वैल्यू लिखेंगे, इसमें से फिर प्रोडक्ट को माइनस करेंगे। तो रिएक्टेंट में इसमें कोई बॉन्ड नहीं है बट इट इज़ सॉलिड, तो हमें इसकी सब्लिमेशन एनर्जी देना होगा जो कि हमें दे रखा है इतना। सल्फ़र गैस बनाने की वैल्यू, सल्फ़र गैस कैसे बनेगा, सल्फ़र सॉलिड को सल्फ़र गैस में हमें कन्वर्ट करना होगा, तो इसके लिए सब्लिमेशन एनर्जी चाहिए। तो यही सब्लिमेशन एनर्जी डेल्टा H सब्लिमेशन देना होगा हमें सल्फ़र का, +3 इंटू बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। और इस केस में जब आएंगे तो इसमें SF6 सल्फ़र और फ्लोरीन के बीच में 6 बॉन्ड्स होंगे, तो 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी सल्फ़र सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, यही वैल्यू हमसे पूछी गई है। सारी वैल्यूज़ गिवन है। तो दिस वैल्यू इज़ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6, ये है -1100। सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ सल्फ़र इज़ 275 +3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ, हमने फाइंड कर लिया है फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन 160, -6 जो फाइंड करना है इसको हमने x लेट किया, और इसी को सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने पे जो x की वैल्यू आ रही है, इट इज़ 309.16। तो नियरेस्ट इंटीजर में 309 विल बी द आंसर। दिस मच इन दिस वीडियो, थैंक यू।